सिविल वॉर रूम एप्लीकेशन पर मैं दिलीप चौधरी आज राजस्थान हिस्ट्री के राजवंश टॉपिक से संबंधित विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। राजस्थान के राजवंश। दोस्तों, राजस्थान के राजवंशों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के राजवंशों में प्रमुख राजवंश हैं कछवाहा वंश जो आमेर से संबंधित रहा था, गोहिल वंश या सिसोदिया वंश ये आपके उदयपुर से संबंधित रहा था, मेवाड़ से संबंधित रहा था। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश जो मंडोर, उज्जैन, भीनमाल और कन्नौज से संबंधित रहा था। इसके साथ ही राठौड़ वंश जो था ये आपके मारवाड़ से संबंधित रहा था। मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ रियासतें इस राजवंश से संबंध थी। इसके अलावा दोस्तों भाटी राजवंश जो जैसलमेर से संबंधित रहा है, ठीक है। इसके साथ ही आपके चौहान वंश, ये जो चौहान वंश था ये आपके अजमेर, नाडौल, जालौर और रणथंभौर साथ ही हाड़ौती, ठीक है, इन क्षेत्रों में चौहान वंश का शासन रहा था। तो इन प्रमुख शासक कह सकते राजवंशों का अध्ययन करेंगे। साथ ही इसी में जाट वंश का भी अध्ययन करने वाले हैं। जाट वंश का शासन भरतपुर क्षेत्र पर रहा था, यानी कि ब्रज क्षेत्र पर इसका शासन रहा था, ठीक है। तो इन प्रमुख राजवंशों को हम अध्ययन करने वाले हैं और इनसे किस तरह के प्रश्न अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हम उसका अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे कि पहला जो प्रश्न है वो हमसे क्या पूछ रहा है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। तो जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया, ये पूछना चाह रहा है प्रश्न, ठीक है। तो आपको पता है जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अधिकतर जो मकान थे वो पिंक यानी कि गुलाबी रंग में पोते गए थे। देखो दोस्तों, गुलाबी जो रंग होता है ये स्वागत का प्रतीक होता है, आदर भाव का प्रतीक होता है। यानी कि हम किसी व्यक्ति का स्वागत करना चाहते हैं, उसके प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उसका प्रतीक कौन सा रंग होता है? गुलाबी रंग। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जयपुर के एक राजा रहे जिनका पालन पोषण और जिनकी देखरेख जो हुई पूरी की पूरी वो अंग्रेजों के ही संरक्षण में रही, और उस शासक का नाम था सवाई राम सिंह सेकंड। राम सिंह फर्स्ट मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे हुआ करते थे, और उसके बाद राम सिंह द्वितीय जो थे ये आपके किसके बेटे हुआ करते थे? सवाई जगत सिंह, या कह सकता हूं मैं जयसिंह तृतीय के बेटे, जयसिंह तृतीय। आपको मैं पूरा राजवंश समझाऊं कि जो आपके जयपुर का जो राजवंश था, आमेर का जो कछवाहा राजवंश था, उस कछवाहा राजवंश में जो सबसे पहला शासक हुआ था वो भारमल था। उससे पहले वैसे कोकिल देव थे इनके आदि पुरुष, लेकिन मैं पहला जो कह सकते हैं फेमस राजा हुआ था वो भारमल हुआ था। भारमल का बेटा मानसिंह भगवंत दास था, भगवंत दास का बेटा मानसिंह था। मानसिंह के बाद महासिंह राजा बना, महासिंह के बाद राजा बना मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद शासक बने बिशन सिंह, या उससे पहले कुछ समय के लिए जो शासक बने थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था दोस्तों आपके राम सिंह फर्स्ट। राम सिंह फर्स्ट कुछ समय बाद ही डेथ हो गई उनकी। उसके बाद बिशन सिंह शासक बने। बिशन सिंह का बेटा था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के दो बेटे थे, जिसमें पहले राजा बना ईश्वरी सिंह और बाद में राजा बना माधो सिंह फर्स्ट, ठीक है। ईश्वरी सिंह डेथ हो गई 1750 में। इसके बाद माधो सिंह प्रथम राजा बने। माधो सिंह प्रथम के बाद जो शासक बने दोस्तों, माधो सिंह प्रथम के बाद कौन शासक बने? सवाई पृथ्वी सिंह। सवाई पृथ्वी सिंह के भाई बाद में उसके शासक बने, जिनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह का बेटा था सवाई जगत सिंह, और सवाई जगत सिंह का जो बेटा था उसका नाम था जयसिंह थर्ड। जयसिंह थर्ड का जो बेटा था उसका नाम था सवाई राम सिंह सेकंड, ठीक है। तो ये अपनी काफी लेट इनका शासनकाल था, और इनका शासनकाल जो शुरू हुआ था वो आपके 1835 से 1880 इनका जो शासनकाल रहा था। महाराजा ईश्वरी सिंह जो हैं इनका शासनकाल 1743 से 1750 रहा था, और सवाई या महाराजा माधो सिंह प्रथम जो थे, माधो सिंह प्रथम का शासनकाल 1750 से 1768 रहा था। इसी में सवाई जयसिंह जो हैं यानी कि जयसिंह सेकंड या सवाई जयसिंह, इनका शासनकाल जो है वो 1700 से 1743 तक रहा था। तो ये इनके शासनकाल थे।
तो अंग्रेज देखो यहाँ पे गुलाबी रंग क्यों दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों के लिए, तो यहाँ पे इस तरह से भी अनुमान लगा सकते हैं। और अंग्रेज कब आए, 18वीं सदी के, ठीक है। तो 18वीं सदी के एंड में आने लगे, तो 1800 से 1880 शासनकाल महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय का, तो सीधी सी बात है ऑब्वियसली इन्होंने गुलाबी रंग से पुतवाया हुआ। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, सवाई राम सिंह जो द्वितीय थे, इनके ये जब छोटे थे 1835 में, इनकी उम्र बहुत कम हुआ करती थी, तभी शासक बन गए, क्योंकि इनके पिता जयसिंह थर्ड की मृत्यु जल्दी हो गई थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इनका पालन पोषण करवाया और इनको शासक बनाया, और अंग्रेजी पद्धति के अनुसार ये थोड़ा सा ढल चुके थे। तो सवाई राम सिंह सेकंड जो हैं, इन्होंने अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा हेल्प भी की थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रिंस अल्बर्ट थे, प्रिंस अल्बर्ट जो प्रिंस ऑफ वेल्स के शासक थे, ठीक है, प्रिंस थे यानी कि राजकुमार थे। जब ये जयपुर आए 1875 में, कब आए जयपुर, 1875 में, तो इन्होंने प्रिंस अल्बर्ट के लिए एक तो अल्बर्ट हॉल बनवाया था। क्या बनवाया था, अल्बर्ट हॉल बनवाया था, जो जयपुर में रामनिवास बाग में। इसके साथ ही जयपुर को किस रंग से पुतवाया था, जयपुर को गुलाबी रंग से भी पुतवाया था, ठीक है। दो इन्होंने काम किए थे, सवाई राम सिंह सेकंड ने कौन कौन से काम किए थे, तो एक तो गुलाबी रंग से पुतवाया था जयपुर को, और दूसरा क्या करवाया था, प्रिंस अल्बर्ट जो थे उनके लिए अल्बर्ट हॉल भी बनवाया, जिसे वर्तमान में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहते हैं, ठीक है। साथ में इन्होंने महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की थी। किन्होंने, सवाई राम सिंह ने। रामबाग, रामनिवास बाग जो हैं वो इन्होंने बनवाए थे, क्लियर है। तो सवाई राम सिंह द्वितीय ऐसे राजा थे जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग दिया था, क्लियर। तो पूरी दुनिया में गुलाबी नगरी के नाम से जो जानी जाती है वो जगह कौन सी है दोस्तों, जयपुर। जयपुर की जो स्थापना थी वो आपको मैं बता देता हूं, ये आपके 18 नवंबर सन 1727 को सवाई जयसिंह द्वारा की गई थी। 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की थी, और इसका जो वास्तुकार था उसका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम था, विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है दोस्तों। तो पहला प्रश्न जो है कि हमने सीखा है, पहला प्रश्न है गुलाबी रंग जो है इसको क्यों दिया गया, क्योंकि जो सवाई राम सिंह थे वो अंग्रेजों के प्रति अपना आदर भाव, या मैं कह सकता हूं उनके स्वागत के लिए उन्होंने इस पूरे जयपुर को कौन से रंग से पुतवा दिया था, गुलाबी रंग से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। तो दोस्तों देखो, वेधशाला क्या होती है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। वेधशाला का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह, वेधशाला एक ऐसी जगह जहां से हम नक्षत्रों का अध्ययन कर सकते हैं, नक्षत्रों का, या मैं कह सकता हूं ग्रहों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे स्थान को, या मैं कह सकता हूं ब्रह्मांड में जो चीजें उपस्थित हैं, ब्रह्मांड में जो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उनकी गति का जो अध्ययन करेंगे हम, वो किसके माध्यम से करेंगे, वेधशाला के माध्यम से अध्ययन करेंगे। साथ में हमारी प्रकृति में दाब बढ़ रहा है, घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, बारिश होने की संभावना है या नहीं है, वो सारी चीजें भी वेधशाला में यंत्रों के माध्यम से जो है वो आपके सवाई जयसिंह ने शुरू करवाया था। तो इसको, वेधशालाओं को हमारे यहाँ, इनमें यंत्रों के माध्यम से गणना होती थी। क्या होता था, यंत्रों के माध्यम से क्या होती थी, गणना होती थी दोस्तों। इसलिए यंत्र को हमारे यहाँ क्या बोलते थे, जंतर, और गणना एक तरह से मंत्र के समान थी, इसलिए लोग इसे जंतर मंतर कहने लगे। क्या कहने लगे दोस्तों, जंतर मंतर। इन वेधशालाओं को क्या नाम दिया गया, जंतर मंतर। भारत में जो वेधशालाएं थी उनमें प्रमुख शासक एक ये हुए सवाई जयसिंह, जिन्होंने वेधशालाओं को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही पहले भी वराह मिहिर नाम का जो आपके बड़े भारत के वैज्ञानिक हुए, वराह मिहिर, जो आपके विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहे थे, उन्होंने भी वेधशाला का निर्माण करवाया था। वो उज्जैन में बहुत समय पहले करवाया था। लेकिन सवाई जयसिंह एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने खगोल विद्या में अपनी, कह सकते हैं, रुचि को ध्यान में रखते हुए इन वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो सवाई जयसिंह ने जो वेधशालाएं निर्मित कराई उन्हें क्या कहा जाने लगा, जंतर मंतर कहा जाने लगा। और इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई दोस्तों, 5 वेधशालाएं, ठीक है। इन्होंने सबसे जो पहली वेधशाला बनवाई वो दिल्ली में बनवाई, जो सबसे छोटी है, ध्यान रखना। सबसे पहली जो वेधशाला थी वो कहाँ बनवाई, दिल्ली में बनवाई, जो सबसे छोटी है। उसके बाद इन्होंने वेधशालाएं बनवाई दोस्तों जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। नंबर 5 कौन सा, मथुरा, ठीक है। ये 5 वेधशालाएं जो हैं ये किन्होंने निर्मित करवाई, सवाई जयसिंह ने। किसके लिए, खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। तो आप देख सकते हैं किस किस में करवाया, दिल्ली में करवाया, जयपुर में करवाया, उज्जैन में करवाया, बनारस में, और इसके साथ ही मथुरा में करवाया। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, आगरा। आगरा जो है इसमें
सवाई जयसिंह ने किसका निर्माण नहीं करवाया? वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। ठीक है, तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है यही आपको जवाब देना है। पूछ रहा है कि निर्माण नहीं करवाया, तो आपको क्या जवाब देना है? आपके आगरा में इन्होंने निर्माण नहीं करवाया। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो आगरा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन था? तो ऐसा पहला प्रतिहारों का शासक कौन था जिसने ये उपाधियां धारण की थी? कौन कौन सी थी? परम भट्टारक। देखिए याद रखें, प्राचीन काल में यानी कि 1000 ईस्वी से पहले का जो समय था वहां पे परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर, ये 3 ऐसी उपाधियां थी जिनको शासक जो था वो धारण करके अपने आप को कह सकते हैं बड़ा महसूस करता था, गौरवान्वित महसूस करता था। वो ये 3 उपाधियां बड़ी प्रचलित रही थी। चौहानों में ये जो सबसे पहले उपाधि जो धारण की थी उनका नाम था अर्णोराज। अर्णोराज या जिनको आनाजी कहते थे, वो पहले चौहान शासक थे जिन्होंने इसको धारण किया था, जो 1133 में से इनका शासन शुरू होता है 1153 तक। तो अर्णोराज ने, लेकिन हम बात करें प्रथम प्रतिहार शासक कौन था जिसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की? तो कोई भी शासक इन उपाधियों को तब धारण करता था जब उसका साम्राज्य एक स्थिरता को प्राप्त करता था। अब ऐसा कौन सा शासक था जिसका साम्राज्य स्थिरता को प्राप्त था? तो पहला ऑप्शन देखें, वत्सराज। तो वत्सराज तो खुद ही अपने आप में एक बार तो पराजित हो गए थे ध्रुव से। इनको तो कह सकते हैं उज्जैन छोड़ के वापस कहाँ भागना पड़ा था? आपके मंडोर आना पड़ा था। तो वत्सराज ने वो जो उपाधि धारण की थी वो थी रणहस्तिन। ध्यान रखें, वत्सराज ने जो उपाधि धारण की थी वो थी रणहस्तिन, यानी कि रण में हाथी के समान था ये। ठीक है, वत्सराज ने जो आपके बंगाल का जो शासक था, पाल वंश का जो शासक था जिसका नाम धर्मपाल था, उसको पराजित किया था। उल्लेखनीय शासक है लेकिन ध्रुव से हार गया, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ठीक है, तो इसने रणहस्तिन की उपाधि धारण की, जब बल्कि ये उपाधि धारण नहीं की। दूसरे शासक है नागभट्ट। तो दोस्तों यहाँ नागभट्ट अपन को सेकंड करना है, क्योंकि जो नागभट्ट फर्स्ट थे उन्होंने ये उपाधियां धारण नहीं की। नागभट्ट फर्स्ट की जो उपाधियां थी दोस्तों वो थी नारायण की मूर्ति, म्लेच्छों का नाशक। म्लेच्छों का नाशक उनकी जो कह सकते हैं प्रमुख उपाधि थी। नारायण की मूर्ति, नारायण, ये प्रमुख उपाधियां रही थी नागभट्ट प्रथम की। लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने ये सभी उपाधियां धारण तो की ही, जो फर्स्ट ने की वो सारी उपाधि धारण की, लेकिन साथ में परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां भी धारण की थी। किसने? नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था नागभट्ट द्वितीय ने, और कन्नौज में शासन करता रहा। 836 ईस्वी में 833 ईस्वी में जो नागभट्ट द्वितीय था इसने गंगा में जल समाधि ली थी। ठीक है, तो जो नागभट्ट था, नागभट्ट द्वितीय, उसकी उपाधियां हैं। तीसरा देख लीजिए मिहिर भोज। तो मिहिर भोज की जो उपाधियां हैं वो थी आदिवराह और प्रभास। ठीक है, प्रभास और आदिवराह, ये मिहिर भोज की उपाधियां रही थी, जो ऐसे गुर्जर सम्राट थे जिनका साम्राज्य बंगाल तक फैला हुआ था। तो बड़ा राज्य था मिहिर भोज का। ठीक है, और मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु कहा था सुलेमान ने। अरब यात्री हुआ सुलेमान जिसने इसे क्या कहा? इस्लाम का शत्रु। उसका कारण था क्योंकि इसने इस्लामिक जितने भी आक्रमणकारी थे उनको भारत में घुसने नहीं दिया, इसलिए इस्लाम की दीवार भी कह दिया इनको। इस्लाम का शत्रु और इस्लाम की दीवार किसे कहा? मिहिर भोज को कहा जाता है, ध्यान रखना। और जो महेंद्रपाल थे, इन महेंद्रपाल को निर्भय नरेंद्र, इसके साथ ही आपके रघुकुल तिलक, ये सभी उपाधियां जो इनको दी थी वो किसने दी थी? राजशेखर ने। राजशेखर इनका दरबारी कवि था। तो ध्यान देंगे हम, तीसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी वह कौन था? तो वह शासक था नागभट्ट द्वितीय। कौन था दोस्तों? नागभट्ट द्वितीय। क्लियर है? यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा किस तरह से है वो, क्योंकि मैं एक एक ऑप्शन को आपको क्लियरली समझाते हुए चल रहा हूं। अगर इनमें फिर भी समस्या आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखें, पहला शासक है वत्सराज। तो अभी हमने वत्सराज जो शासक पढ़ा है वो गुर्जर प्रतिहार शासक है। ठीक है, कीर्तिपाल या कीतु चौहान यहाँ का राजा हुआ था, उदय सिंह भी यहाँ का राजा हुआ था, और समय सिंह यानी समर सिंह भी यहाँ का एक शासक हुआ था।
वत्सराज जो शासक थे वो प्रतिहार वंश के थे, तो वत्सराज जो है आपके जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन है जो इसमें इससे संबंधित नहीं है। चलिए चौथा प्रश्न जो है उसका जवाब होगा, सही जवाब वो है वत्सराज। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, पांचवा प्रश्न ध्यान से देखें कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है, कि ऐसी कौन सा ग्रंथ है राजस्थान का जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है। तो पहला है कानड़देव प्रबंध। तो कानड़देव प्रबंध जो है ये पद्मनाभ ने लिखा था, पद्मनाभ इसके रचयिता थे, और इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण का विवरण है, साथ में कानड़देव ने किस तरह अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष किया वो पूरा वृतांत जो है वो कानड़देव प्रबंध में मिलता है। दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा ऑप्शन है खुमान राशो। तो दोस्तों खुमान राशो गोहिल वंश से संबंधित है, गोहिल वंश से संबंधित है, और खुमान राशो जो था वो दलपत विजय ने लिखा था महाराणा राज सिंह के समय, तो महाराणा राज सिंह तक का विवरण मिलता है इसमें। ठीक है, खुमान से लेकर के गोहिल वंशीय शासक। अचलदास खींचीरी वचनिका, तो अचलदास खींचीरी वचनिका किसने लिखी, शिवदास गांडड़ ने लिखी, शिवदास गांडड़ इन्होंने लिखी थी ये। ठीक है, और इसमें अचलदास खींची जो गागरोण के राजा थे उनका अलपखा गौरी, या मैं कह सकता हूं आपके हुशंग शाह जो मांडू का सुल्तान था उसके साथ युद्ध का विवरण मिलता है 1423 का। ठीक है, इसके साथ है विरुद्ध छतहरी। विरुद्ध छतहरी जो ग्रंथ है ये आपके किनका है, दुरसा आड़ा, दुरसा आड़ा, विरुद्ध छतहरी और किरतार बावनी, ये दुरसा आड़ा के ग्रंथ हैं जिनमें महाराणा प्रताप का विवरण मिलता है विरुद्ध छतहरी में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो पहला ऑप्शन है कानड़देव प्रबंध जो पद्मनाभ ने लिखा है वह ऐसा ग्रंथ है, राजस्थानी ग्रंथ है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पांचवा प्रश्न हमने सॉल्व किया, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि संगीत राज महाराणा कुंभा का एक प्रमुख ग्रंथ रहा था, और संगीत राज ग्रंथ को महाराणा कुंभा ने जो है 5 कोशों में विभक्त किया था। ठीक है, जिनमें से 4 भागों के नाम के पीछे नृत्य कोश मिलता है। ठीक है, तो पहला है पथ नृत्य कोश, दूसरा है गीत नृत्य कोश, तीसरा है वाद्य रत्न कोश, चौथा है नृत्य रत्न कोश, और पांचवा है 80 परीक्षण। ये 5 भाग जो हैं ये आपके संगीत राज ग्रंथ जो है महाराणा कुंभा द्वारा लिखित उसको बांटा गया है। सॉरी, ये नृत्य कोश नहीं रत्न कोश है, पथ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और 80 परीक्षण, ये संगीत राज ग्रंथ के 5 भाग हैं। ठीक है, तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ कितने कोशों में विभक्त है, तो 5 कोशों में विभक्त है। पहला कौन सा भाग है, पथ रत्न कोश। देखो इससे पहला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपके जो राजस्थानी साहित्य, तो वहां भी इसको मैंने बताया था संगीत राज को ढंग से। तो दूसरा है गीत रत्न कोश, तीसरा है वाद्य रत्न कोश, चौथा है नृत्य रत्न कोश और पांचवा है 80 परीक्षण। ठीक है, इन 5 भागों में महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो ग्रंथ है संगीत राज उसे 5 कोशों में बांटा गया था। ठीक है दोस्तों, 7वां प्रश्न देखें, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था इसके बारे में बताता हूं आपको। महाराणा प्रताप के समय जो महाराणा उदय सिंह थे, महाराणा उदय सिंह, ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी गोगुंदा में। ठीक है, अतः गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था, 20 फरवरी 1572 को। ठीक है, 20 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होने जा रहा था तो महाराणा प्रताप से तर्कवश वहां की स्थानीय लोगों ने महाराणा प्रताप के अंदर क्या भरा हुआ है, वो किस प्रकार के शासक बनेंगे, इसलिए उनसे पूछा था कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, कहाँ चले ले चंदन अक्षत बगल दबाए मृगछाला, कहाँ चली वो सजी आरती, कहाँ चली जूही माला। और कहते हैं कि इधर ना
इधर न काशी, इधर न गंगा, इधर न रामेश्वर काशी, कहाँ चले तुम सन्यासी। इनसे पूछा गया कि तुम कहाँ जा रहे हो असलियत में बताइए, तो महाराणा प्रताप ने कहा था कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। मतलब कि महाराणा प्रताप का जो सपना था वो था चित्तौड़ को प्राप्त करना, और महाराणा प्रताप ने जीवन में 85% मेवाड़ को पुनः प्राप्त कर लिया था, जो इनके पिता के समय यहाँ जो है मेवाड़ का हिस्सा अकबर के अधीन चला गया, उसे प्राप्त किया, और पूरे जीवन इन्होंने अकबर से, या मैं कह सकता हूँ विदेशियों से लड़ाई लड़ी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। इसीलिए महाराणा प्रताप को आज वियतनाम, आपके कह सकते हैं अमेरिका, और इसके साथ साथ इजराइल, ऐसे कई देश हैं जो इनको आज भी महाराणा प्रताप को अपना रोल मॉडल मानते हैं, यानी कि हीरो मानते हैं, लेकिन हम लोग लगातार इनको भूलते जा रहे हैं। तो ध्यान रखें, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था 20 फरवरी 1572 को गोविंदा में हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम चलते हैं।